हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली पर ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने पहले लेक्चर के अंदर बात करी थी कि मोनोपोली क्या होता है, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या था, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक वो ना देखा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जो उसको भी देख लें, ताकि मोनोपोली जो कंसेप्ट है इसकी कुछ बारीकियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आ जाएंगी और आपके लिए आगे का कंसेप्ट समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ बीकॉम, बीबीए, एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई और आईसी के, जिन लोगों के सिलेबस में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं छोटी से लगा के बड़ी हर चीज़ पर कोशिश करूँगा कि आपके पास आपके के साथ वो सारी चीज़ें शेयर की जाएँ जो इस कंसेप्ट की बारीकियाँ हैं और इस कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है आपको जानना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में, और मैंने एमकॉम भी किया है, एमबीए भी किया है, और करंट समय में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूँ। पिछले 5 साल से भी ज़्यादा से मैं हायर एजुकेशन में हूँ। नेट, जीआरएफ, सीएमए, यूजी, पीजी और बहुत सारे मैंने बोर्ड के स्टूडेंट को भी गाइड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और हम लोग अब बात करेंगे कि किस तरीके से प्राइस एंड इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं मोनोपोली के अंदर। तो इसकी दो केसेस होते हैं, दो मतलब मेथड्स होते हैं। पहला इसका जो मेथड है मार्जिनल रेवेन्यू, एक मेथड, दो मेथड होते हैं। अभी कंडीशन पे हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले मेथड की बात करेंगे। पहला जो मेथड होता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और जो दूसरा होता है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये इसकी दो बेसिक अप्रोचेज होती हैं। दो तरीके से हम लोग इसका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, और इसकी दो सबसे अहम कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन जो कि आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऑलरेडी पढ़ी है, वही कंडीशन है, कंडीशन में चेंजेस नहीं है। पहली कंडीशन है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर, और दूसरी जो कंडीशन है आपकी वो है कि एम सी मस्ट कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को उसके नीचे से कट करना चाहिए। तो ये दो के बेसिक कंडीशन है, और ये इसकी दो अप्रोचेज हैं। एक आपकी टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच, और एक मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। तो अब हम पहले बात करेंगे टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच की, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच की। तो ये अप्रोच के भी कुछ अपनी खास बातें हैं जिनको आपको समझना है। ये जो अप्रोच है बहुत बेसिक अप्रोच है, जिसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। भाई देखिए, नॉर्मल केस में अगर आप देखें तो प्रॉफिट निकालने का क्या ढंग है। किसी भी आदमी से पूछा जाए भी प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो उसका सीधा सा फंडा होगा कि सेल्स में से आप टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। तो अगर सेल से टोटल कॉस्ट माइनस की जाए तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो सेल और टोटल कॉस्ट के बीच का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी सेल और टोटल कॉस्ट के बीच का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, प्रॉफिट भी आपका उतना ज़्यादा होगा। तो आप समझिए कि जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिले आपको, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। सेम बात बोली गई। टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू जहाँ पर मैक्सिमम होगा गैप, बाई फिक्सिंग द डिफरेंट प्राइस a monopolist tries to find out the level of output where the difference between TR and TC is maximum। यानी एक बार प्राइस आप फिक्स कर दें, फिर TR और TC के बीच का जहाँ पर मैक्सिमम गैप होगा वही आपका बेस्ट लेवल होगा। द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर मोनोपोलिस्ट अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। यानी जहाँ पर एक मोनोपोलिस्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सबसे ज़्यादा गैप जहाँ पर वो पाएगा, वही उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और वही उसके लिए सबसे ज़्यादा इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी, वही उसके लिए सबसे मज़े की सिचुएशन होगी। अब इसको एक बार ज़रा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ देख लेते हैं, तो ये बात आपके लिए और आसान हो जाएगी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर ये आपके लिए एक्स एक्सिस, और ये हमेशा के तरीके से वाई एक्सिस। ये एक्स पे आउटपुट होता है, वाई पे प्राइस होता है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें आपको तुरंत समझ आ पा रही होंगी। यहाँ पे टीसी का मतलब हमने टोटल कॉस्ट बोला है, और टीआर का मतलब टोटल रेवेन्यू कर। तो दो कर्व आपके सामने बनी हुई हैं। ये जो कर्व है आपके पास टोटल रेवेन्यू है। अब टोटल रेवेन्यू यहाँ से देखिए आप, यहाँ से बढ़ रही है, और ये यहाँ पे जाने के बाद ये थोड़ा घटना स्टार्ट हो गई। ऐसा आखिर क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि हर फर्म जब इस्टेब्लिश होती है तो उसकी शुरुआत में सेल बढ़ती है। बढ़ने के बाद एक ऐसा लेवल जहाँ पर वो टॉप पे जाती है, और फिर टॉप पे जाने के बाद थोड़ा सा वो नीचे की तरफ बढ़ती है। कोई भी आप प्रोडक्ट उठा लीजिए, दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं कि जिसका कर्व
कभी नीचे की तरफ आया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा कर्व एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे टोटल सेल का यानी टोटल रेवेन्यू का कर्व नीचे आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट हम अगर बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट की अगर आप लोग बात करें तो इसके लिए आप यहाँ से भी इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, यानी कि टोटल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। इंडिकेट दैट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टी आर विल आल्सो बी जीरो, यानी कि जब आपका आउटपुट जीरो होगा तो टोटल रेवेन्यू जीरो होगी। टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट फ्रॉम पी, इस केस में टोटल कॉस्ट आपकी पी से स्टार्ट की गई है। इट रिफ्लेक्ट दैट इवन इफ द फर्म डिसकंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन इट विल हैव सफर लॉसेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये फर्म अपने प्रोडक्शन को बंद कर दे, बंद करने के बावजूद भी इसको एक लॉस होगा, वो लॉस कौन सा होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू भाई तभी आपकी होगी जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन आप स्टार्ट करो या ना करो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर आपका पैसा पहले से ही खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक फैक्ट्री लगाएंगे तो बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग से जुड़ी हुई जितनी अंदर की जो इक्विपमेंट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब तो आप पहले ही लगा देंगे। प्रोडक्शन करना तो बाद में स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आपका जो कॉस्ट कर्व है वो ऊपर से स्टार्ट हुआ है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट कर्व आपका शुरुआत में देखिए थोड़ा सा बढ़ा, फिर कॉस्ट कर्व घटा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ता जा रहा है। यानी कि जब आप स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, सेल होने लगेगी तो आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी, तो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जब आपकी सेल कम यानी आउटपुट कम होने लगेगा तो एक बार कॉस्ट कर्व फिर आपका ऊपर की हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये जो आपकी कॉस्ट कर्व है और जो रेवेन्यू कर्व है, दोनों से जुड़ी हुई एक टेंजेंट लाइन, हिंदी में इसे हम बोलते हैं तिरछी रेखा, जो टच करते हुए निकले, वो दो रेखाएँ आप खींचिए और दोनों में आप गैप देखिए। तो जिस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम गैप होगा यही इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो गैप वाली सिचुएशन है वो इस जगह पे है, तो उसको आप यहाँ तक ले आइए। इसका मतलब ये है कि इसका आउटपुट जो होगा आपका ये ओपी होगा और यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक तो चीज़ें और हैं जिनको आप समझ लें तो और आपके लिए और बेहतर यह हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके लिए आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली हो सकती हैं कि कर्व को लेकर कि टीआर और टीसीयू को लेकर। तो ये जो मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये चीज़ आपके लिए और बेहतर हो जाएगी कि इस तरीके से इसका जो कर्व है वो घट बढ़ रहा है। हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन में कोशिश करी है कि आप इसको समझ पाएँ, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दूसरे मेथड की, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, तो ये क्या बताती है? ये अप्रोच ये बताती है कि अकॉर्डिंग टू मार्जिन रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच अ मोनोपोलिस्ट विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन टू कंडीशन फुलफिल। देखिए ये जो कंडीशन है ये मास्टर कंडीशन है, मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी बात करी थी और यहाँ पे भी देखिए आ गई। तो यानी एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। इसको हम लोग दो उसमें पढ़ेंगे, दो पीरियड में, एक शॉर्ट रन पीरियड में, एक लॉन्ग रन। यहाँ पे हम मार्केट पीरियड की बात नहीं करेंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो पीरियड के अंदर इसको डिस्कस किया जाएगा। तो शॉर्ट रन पीरियड आप जानते हैं, शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंतर्गत कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट की बढ़ी हुई डिमांड का फ़ायदा उठाने के लिए अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता है और बढ़ी हुई डिमांड का फ़ायदा उठा लेता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? शॉर्ट रन। ये कई बार हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। तो शॉर्ट रन पीरियड आपको पता है। शॉर्ट रन पीरियड में तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस का भी केस हो सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है जिस पे आपको गौर करने की आवश्यकता है। आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपने पढ़ा था कि जो डिमांड कर्व होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। परफेक्ट कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डिमांड कर्व जो थी यानी प्राइस इज इक्वल टू, वहाँ पे था ए आर इज इक्वल टू एम आर और एम आर इज इक्वल टू था आपका डिमांड कर्व। ये इसको मैंने परफेक्ट कंपटीशन वाले वीडियो में बताया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार वहाँ पे जाके इसको क्लियर कर सकते हैं। बट अगर आप बात करेंगे मोनोपोली मार्केट की, तो यहाँ पर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके पीछे कारण ये है कि मोनोपोली मार्केट के अंदर जब एक मोनोपोली प्राइस बढ़ाता है तो उस केस में इसकी डिमांड घट जाती है और डिमांड प्राइस घटाने पर डिमांड बढ़ जाती है। यानी यहाँ पे इलास्टिक डिमांड है, यानी कि कहीं ना कहीं प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो डिमांड और सप्लाई दोनों पे पड़ रहा है। तो इसीलिए ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। दूसरी चीज़ इस केस में अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो ये है, ठीक है। ये हो गया इसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और इसका जो मार्जिन रेवेन्यू है वो ये है। हमेशा आप जानते हैं कि एवरेज रेवेन्यू से कम ही होता है मार्जिन रेवेन्यू।
या आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। यहाँ पे इसका एवरेज रेवेन्यू था, तो ये इसका मार्जिनल रेवेन्यू। तो जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये ई इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब हम इसी को और देखते हैं। इस केस में अगर आप देखें तो इसका ये पॉइंट था एवरेज रेवेन्यू और इसका एवरेज कॉस्ट ये है, सॉरी ये पहले वाला एवरेज कॉस्ट था और ये था एवरेज रेवेन्यू। यानी कि इसकी कॉस्ट का जो एरिया है वो ये है और रेवेन्यू का जो एरिया है वो ये है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो इस पॉइंट, ये जो बॉक्स बनाया मैंने ये क्या है, कॉस्ट का, और जो इसके रेवेन्यू का बॉक्स है ये बड़ा वाला जो बॉक्स है ये रेवेन्यू का। तो यानी अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहें तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करना है। रेवेन्यू इसमें कौन है, ओ ए सी, यानी ओ ए सी, और ये आपका यहाँ पे कुछ मिस है, आप इसको कुछ भी मान लीजिए, क्यू ए लिख लीजिए। ये इसका क्या हो गया, रेवेन्यू। कॉस्ट की बात करें तो ओ बी डी और क्यू ए, यानी ओ बी डी और क्यू ए। तो अगर आप कॉस्ट में से, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दें तो इसका जो प्रॉफिट का एरिया है वो निकल आ जाएगा, और ये जो डार्क वाला एरिया है ये इसका प्रॉफिट का एरिया, और ये प्रॉफिट क्या बोला जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर आप देखें तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट उस केस में होगा जब आपका एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा। इस केस में अगर आप देखें तो एवरेज रेवेन्यू ये वाली लाइन थी और एवरेज कॉस्ट ये थी। इस केस में अगर आप देखें तो दोनों बराबर हैं, यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए आर। इस केस में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसी का अगर तीसरा केस देखें आप, तीसरा केस हालांकि डिस्कस नहीं किया गया इस चार्ट में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में मान लो कि ऐसा होता कि ये एवरेज रेवेन्यू थी और एवरेज कॉस्ट कर्व कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाती है ऐसे, तो इस केस में आपको क्या हो जाता, लॉस। यानी तीनों केसेस इसके अंदर पॉसिबल हैं। तो आई थिंक ये जो कंसेप्ट है बहुत बारीकी से आपको समझने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपने परफेक्ट कंपटीशन में अगर थोड़ा सा पढ़ा है तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक आसान था। अब हम बात करेंगे कि लॉस को मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। अगर मान लो इन केस किसी फर्म को लॉस हो जाए तो फिर लॉस मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इन द शॉर्ट रन द मोनोपोलिस्ट हैव टू इनकर द लॉसेस, यानी शॉर्ट रन के अंदर लॉस होने की संभावना बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबल है। दिस सिचुएशन अकर्स इफ़ द शॉर्ट रन प्राइस फॉल बिलो द वेरिएबल कॉस्ट, यानी अगर आपके जो प्राइस है आपके वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए। मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल कॉस्ट से नीचे जब कुछ बिकना स्टार्ट हो जाता है तो आपको डेफिनेटली लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सो इन अदर वर्ड्स, इफ़ द प्राइस फॉल ड्यू टू डिप्रेशन एंड फॉल इन द डिमांड, या डिप्रेशन का पीरियड आ जाए या डिमांड कम हो जाए, तो उस केस में मोनोपोली विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द लॉन्ग एज प्राइस कवर द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उस केस में मोनोपोली जो भी फर्म होगी वो तब तक प्रोडक्शन करना स्टार्ट रखेगी जब तक कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। सपोज दैट कि बिलो द वेरिएबल कॉस्ट मोनोपोली विल स्टॉप द प्रोडक्शन। अगर अब वेरिएबल भी नहीं आपको रिकवर हो पा रहा तो फिर वो बंदा क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को बंद कर देगा। एंड मोनोपोली इन द शॉर्ट रन हैज़ बियर मिनिमम लॉस इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। इस केस में फिर तो जो लॉस होगी आपको वो कितनी होगी, सिर्फ आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर लॉस होगी, वेरिएबल कॉस्ट की लॉस से आप बच सकते हैं। सो इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर पूछा जाए कि लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस कितना होता है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। अब हम लोग अगर बात करें इसकी लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन अंडर इक्विलिब्रियम, अब लॉन्ग रन के अंदर हम कैसे, अभी हम शॉर्ट रन की बात कर रहे थे इससे पहले, अब हम लॉन्ग रन पे आ जाएं तो लॉन्ग रन इज़ द पीरियड, पहले तो लॉन्ग रन पीरियड अब खैर पहले से आपको वाकिफ़ है, इससे परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ाया, बट एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि लॉन्ग रन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर मार्केट की बढ़ी हुई डिमांड का फ़ायदा उठाने के लिए अपने फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों फैक्टर को इंक्रीज़ करके अपनी सप्लाई को बढ़ाता है, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग रन पीरियड। यानी शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ वेरिएबल इंक्रीज़ की जाती है और यहाँ पे आपकी वेरिएबल प्लस फिक्स्ड दोनों इंक्रीज़ की जाती है, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग रन पीरियड। तो लॉन्ग रन पीरियड इज द पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वही सेम चीज़ है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दें तो आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। इन द ऑल वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज, मोनोपोलिस्टिक चूज द प्लांट्स, वो सब सेम बातें जो मैंने आपको बताई वही सब इसमें लिखा हुआ है, तो दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। बट चार्ट के थ्रू इस पूरे कंसेप्ट को एक बार आप समझ लें। तो चार्ट के थ्रू देखिए, वहाँ पे मैंने शॉर्ट रन की बात करी थी, यहाँ एक बार लॉन्ग रन की बात कर लेते हैं। तो ये इसका लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गया, ये लॉन्ग रन मार्जिन रेवेन्यू कर्व हो गया, ये इसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया, और ये इसका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट।
तो जहाँ पर एम सी इक्वल टू एम आर है वो हो गया इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलावा अगर आप देखें तो इस केस में इसका एवरेज कॉस्ट ये था, एवरेज रेवेन्यू ये था, यानी कि एवरेज कॉस्ट की ये लाइन थी, एवरेज रेवेन्यू की ये थी। तो इस केस में आपका जो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो इस केस में है आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज रेवेन्यू बराबर होता एवरेज कॉस्ट के तो होता नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होता एवरेज रेवेन्यू से तो उस केस में होता लॉस। तो यानी तीनों केसेस लॉन्ग रन में भी पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी लॉन्ग रन के अंदर मानी जाती है। तो ये जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मोनोपोली जो है वो प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, रिलेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि अब जो भी हमारे अपकमिंग लेसन्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।